ये आप ही देखिए कि जब कोई मुसलमान बात करता है, कोई दलित बात करता है, अपने हक की बात करते हैं तो हमारे पे यूएपीए लगा दिया जाता है, हमें आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, हमारे फ्री में वीज़ा काट दिया जाता है कि ये पाकिस्तानी है, ये घुसपैठिया है, इसके तार ईरान से निकलते हैं, इसके तार अलकायदा से निकलते हैं। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग, खुद मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान घुसपैठिया हैं, मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमान बच्चे पैदा करने की मशीन है, राम की मूर्ति उठाकर फिर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अंधा हो जाता है ऐसे मौका, उसको नजर नहीं आता। लेकिन अपोजिशन का कोई बंदा अगर कुछ भी बात बोलता है तो एकदम इलेक्शन कमीशन जो गुफा से बाहर आता है, इसकी अंगड़ाई, इसका नशा सारा चूर चूर जो है वो उतर जाता है और फौरन उन पर कार्रवाई करता है। तो प्रधानमंत्री अपने ही देश में रहने वाली 30% आबादी को घुसपैठिया कह रहा है और कह रहा है कि हिंदू धर्म का मंगलसूत्र ले जाएगा। मोदी जी तो खुद अपनी बीवी के मंगलसूत्र जो भागे फिर रहे हैं पूरे भारत में। आप ही के तो नेता कह रहे हैं कि 400 पार आ जाएगा तो संविधान बदल देंगे, मनुस्मृति ले आएंगे, दलितों को औकात याद दिलाएंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान भगाएंगे। तो वो तो आपको नजर नहीं आता है। ये कहते हैं हम भारत को जोड़ेंगे, पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ लो, पहले तुम तो एक हो जाओ। तुम्हारे तो जूते घूसे लात चल रहा है, तुम्हारा मतलब एन मौके पे 20 दिन पहले तुम्हारा प्रदेश अध्यक्ष रिजाइन करा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप और हाथ पैर मारने का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी के साथ देख सकते हैं कि तमाम लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, दूसरों में शामिल हो रहे हैं और नई नई तरीके चिन्ह निकल कर आ रही है। और हमारे साथ इस वक्त जो महिला है वो बेहद क्रांतिकारी है, एमन रिजवी। आपने असपा ज्वाइन किया है, आज क्या वजह रही ज्वाइन करने की? और जैसे कि चुनाव की माहौल है देश में, तो आने वाले समय में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आप चुनाव भी लड़ेंगी। कौन सा सीट होगा, जरा सा हमें बताइए। देखिए, अभी तो ये डिसाइड नहीं करा कि कौन सी सीट से लड़ूंगी, लेकिन जैसे आपने कहा कि नए नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं और मैंने जिस तरह चंद्रशेखर भाई की पार्टी ज्वाइन करी है एएसपी, तो वो भी आंदोलनकारी हैं। बहुत सारे आंदोलन में चंद्रशेखर और हमने साथ काम करा है, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो डॉक्टर कफील का मामला हो, शबिस्ता कफील को हम लोगों ने इंसाफ दिलवाने के लिए आखिर वक्त तक लड़ाई लड़ी, चाहे वो कासगंज का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे वो 6 साल की दिल्ली कैंट की गुड़िया हो। मतलब इतने सारे मामले हैं तो शायद याद भी नहीं थे कितने आंदोलन हम लोगों ने साथ मिलकर करे हैं। और दूसरी बात है कि इस वक्त का जो नैरेटिव सेट हो चुका है, जैसे आप देखिए तमाम पार्टियां जो हैं ना तो वो दलितों को पूछ रही, ना वो मुसलमानों को पूछ रही हैं। मतलब जब भी आता तो कहते नहीं हम सेकुलर हो गए हैं। अगर हमने मुसलमानों को पूछा तो क्या नाम है, बीजेपी वाले कहेंगे कि देखो इन्होंने मुल्ले को पूछा, ये मुल्लों की पार्टी हो गई। तो ये गलत है। आप जैसे दिल्ली में देखिए कि एक तरफ तो तमाम लोग महिलाओं की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला रिजर्वेशन की बात करते हैं। दिल्ली में आप देखिए कि इन्होंने गठबंधन बनाया। क्या गठबंधन में इनको पूरे दिल्ली में मतलब जो कैपिटल है, जहाँ पर बिजनेस वुमेन औरतें, जहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में औरतें मूव करी, जहाँ पर आप जैसी महिलाएं जो एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है, जहाँ हजारों हजार महिलाएं जो हैं वो एनजीओ चलाकर इंसाफ दिला रही, वहाँ पर इनको एक सिंगल महिला नहीं मिली गठबंधन को, जिसको ये मतलब इस लायक समझते कि उसको मतलब एमपी का टिकट देते और बात करते हैं कि हाँ हम भारत माता की जय पे विश्वास रखते हैं, हम महिला तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप सिर्फ जुमलेबाजी आप भी सीख गए हैं अच्छा खासा। आप अपोजिशन वाले भी सेंटर से बहुत अच्छी से जुमलेबाजी सीख गए हैं। तो उस लिहाज से मैंने जहाँ देखा कि मैंने देखा एएसपी ने जिस लिहाज से आप देखिए कि एक महिला को इन्होंने टिकट दिया जो सिलमपुर, जाफराबाद, मौतपुर, यमुना विहार, उस सीट का मेरा नाम याद नहीं रहा, तो 02 सीट है वो, तो उससे दिया। तो लगा कि हाँ कि एक शुरुआत है जहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। और जितनी भी गैंग रेप हुए या उसमें भी आप ये देखिए कि चंद्रशेखर जो आज़ाद हैं वो सब जगह साथ रहे। और जिस तरह चंद्रशेखर आज़ाद एक आंदोलनकारी थे और आंदोलन से बने एक ज़मीनी नेता है, ये नहीं कि ट्वीट करके आप निकल कर आ गए। अभी शायद पता नहीं आपको मैंने वाकया बताया नहीं बताया, लास्ट ईयर की बात है कि एक 16 साल की बच्ची का मेरे पास केस आया। उसके वालिदैन ने मुझे कॉल करी, खजूरी खास का मामला था कि हमारी बेटी को दर्द हुआ था पेट में और अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए हम लेकर गए थे और ये हिंदू राव हॉस्पिटल में हमने उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया और लेकिन उन्होंने हमें बंदी नहीं दी। और बाद में 10-12 दिन बाद उन्होंने सड़ी गली लाश मेरे ख्याल से 27 या 28 जनवरी को दे दी। और जब उन्होंने उसका पेट खोल के देखा तो उसके अंदर यूरिनल बैग थे, पॉलीथीन्स थी और उसके दिल, गुर्दे, फेफड़े सब गायब थे। ये मुद्दा मैंने उठाया, बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पत्रकारों को लेकर गई, बहुत तेज़ी से मैंने केजरीवाल को भी घेरा और मैंने कांग्रेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, इनके दिग्गज नेताओं से बोला कि इस मुद्दे को उठाओ। तो ये लोग बोलते हैं, इनका डिजिटल मीडिया वाले बोलते हैं रिजवी जी आप एक काम करो, वीडियो बना के लियो, हमें दे दो, हम अपने डिजिटल मीडिया पे लगा देंगे। तो मतलब आप सिर्फ सारा काम डिजिटल मीडिया पे करोगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप से सारे SMS सर्कुलेट कर रही है। अगर इस वक्त कांग्रेस का रुझान देख ले, कांग्रेस सीधे वादा करी और
और अपनी मैनिफेस्टो भी माइनॉरिटीज़ के लिए तमाम वादे किए हैं, तो ऐसा लगता है कि माइनॉरिटीज़ जो है इस वक्त खासकर मुसलमान जो है कांग्रेस उनकी बातें करे और मुसलमानों का दिल भी कांग्रेस की तरफ जा रहा है और रुझान जो है उधर है। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मार आ गया। अगर इनके वादे इतने ही सच्चे होते तो क्या मोदी जी सत्ता में आते? आप ही देखिए, ये कह रहे हैं कि शीला दीक्षित ने विकास करा, शीला दीक्षित ने विकास करा। मैं तो नहीं मानती कि शीला दीक्षित ने सुई बराबर भी विकास करा होगा। अगर शीला दीक्षित विकास करती तो आज संदीप दीक्षित उनके उत्तराधिकारी होते और उनको एक सीट दी जाती, और उसी सीट के बंटवारे पर घूसे लात चल रहे हैं। और जिस तरह दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रिजाइन कर देते हैं, मतलब एक पैराशूट कैंडिडेट बिहार से आता है, मतलब क्या आपको लगता है कि 1.5 करोड़ की आबादी में दिल्ली में कैपिटल में आपको एक सिंगल मर्द नहीं मिला था जो आपको लगता कि हाँ वो नेता बन सकता था? वहां भी आप उधार के उठाकर लेकर आए दो। मतलब तो जब आप ये देखिए कि बिहार एक ऐसी स्टेट है जहां पर अदर स्टेट का बंदा जाकर पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। बिहार वाले बिहार के नेता को ही चुनते हैं, तो दिल्ली वाले क्या आपको बेवकूफ लगते हैं? और जब शीला दीक्षित ने यहाँ पर काम करा और इतना विकास करा, तो क्या एक सीट संदीप दीक्षित के लिए नहीं थी? तो अब आप ये देखिए कि इस वजह से कितने जूते चप्पल घूसे लाद इनके चल रहे हैं। ये कहते हैं हम भारत को जोड़ेंगे, पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ लो, पहले तुम तो एक हो जाओ। तुम्हारे तो जूते घूसे लाद चल रहा है, तुम्हारा मतलब एन मौके पे 20 दिन पहले तुम्हारा प्रदेश अध्यक्ष रिजाइन करा। पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है कि किस तरह तुम्हारी महफिलों में जूते घूसे लाद चल रहे हैं, 2-3 फाड़ हो गए, तो तुम क्या न्याय दिलाओगे? क्या तुम यात्रा करोगे? लग रही है कांग्रेस से, और वहीं दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है हिंदुओं का सारा पैसा मुसलमानों में बांट देगी, वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं। देखिए मोदी जी को ये वाली बात पता है कि जैसे वो अंगूठा छाप नीलबटा सन्नाटा है, उनको लगता है कि पूरे भारत का मुसलमान, पूरे भारत का दलित, पूरे भारत का आदिवासी ऐसे ही नीलबटा सन्नाटा है। मैं आऊंगा झूठ का जनरेटर और स्पीच में कह दूंगा कि कांग्रेस जो है वो सारा पैसा मंगलसूत्र मुसलमानों को दे रही है, तो लोग आंख बंद करके यकीन कर लेंगे। तो मोदी जी वो जमाने गए जब खलील खां फाख तोड़ाया करते थे। अब डिजिटल का जमाना है, लोग जाकर इंटरनेट पे भी चेक कर लेते हैं। इतना 2 साल का बच्चा बता देता है झूठ है क्या क्या सही है। तो जब मैनिफेस्टो देखेगा उसमें कहीं कोई मुसलमानों की कोई बात ही नहीं थी, ना कोई मंगलसूत्र की बात थी। तो मोदी जी जिस तरह पूरी दुनिया में टारगेट हुए, इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है कि देश का रेपुटेटेड प्रधानमंत्री अपने ही देश में रहने वाली 30% आबादी को घुसपैठिया कह रहा है और कह रहा है कि हिंदू धर्म का मंगलसूत्र ले जाएगा। मतलब मंगलसूत्र ना हुआ, कोई ऐसा हो गया बच्चे की बॉल हो गई जो पड़ोसी का बच्चा उठाकर ले जाएगा। मंगलसूत्र एक रिश्ते का नाम है, एक जुड़ाव का नाम है, जन्मों जन्मों के जुड़ाव का नाम है। मुस्लिम समाज में तो खैर एक ही जन्म होता है, लेकिन हिंदू रीति रिवाज में जब आप शादी करते हैं तो 7 जन्म का रिश्ता होता है। लेकिन मुस्लिम समाज में अगर मोदी जी की बात कर ले तो तमाम ऐसी भी महिलाएं देखने को मिलती हैं जो मोदी जी को अपना भाई मानती हैं और राखी के समय में राखी भेजती हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम में बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं और कहते हैं कि इनकी बात कोई करता ही नहीं है, हम सिर्फ करते हैं और हम इनको न्याय दिलाएंगे। देखिए ब्यूटी, अगर आपने घर में देखा होगा, अगर 4 भाई भी रहते हैं ना तो आपसी मतभेद होते हैं, लेकिन वो खून के तौर पर भाई रहते हैं। मोदी जी के राखी बांधना, मोदी जी की बहन होना अलग बात है, और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनकर उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना वो एक वोटर की जिम्मेदारी है। वहां पर बहन भाई कुछ नहीं होता। आप उस पद पर बैठे जहां पर आपके लिए ना बहन है, ना भाई है, ना माँ है, ना बाप है। आप सबको एक समान नजर से देखेंगे कि ये मेरे देश का नागरिक है और मैं इसका प्रधानमंत्री हूँ। मुझे इसका विकास, इसकी सुरक्षा, इसकी हिफाजत और देश को मजबूत करना। वहां पर आप बहन भाई या बीवी नहीं बनते, किसी के शौहर नहीं बनते। तो वो राखी बांध रही है, वो आस्था पे बांध रही है, लेकिन वो राखी इसलिए नहीं बांध रही कि मोदी जी का डंका बजता है। अगला प्रधानमंत्री किसे देखते हैं आप? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तो लगातार 400 पार के वादे कर रहे हैं और तीसरी बार की जो है तैयारियां भी कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, 400 पार ला रहे हैं या इस बार परिवर्तन कुछ हो रहा है? देखिए कोई 400 पार नहीं ला रहे। जब मैं अपने घर में कोई शादी करती हूँ, जब मैं कार्ड बांटती हूँ, तो मैं ये थोड़ी कहती हूँ डीजे भी बजेगा, बिरयानी भी मिलेगी, कोफ्ते भी मिलेंगे। अरे शादी में आके देख लेना क्या क्या मिलेगा। लोग शादी कार्ड पर आते हैं ना, मेरे खाने के मेन्यू पे लालच में नहीं आते कि बिरयानी होगी तो कोफ्ता होगा तो फ्राई होगा, ऐसे नहीं आते हैं। मैंने कहा कि शादी हो रही, लोग आके उसको अटेंड करके चले जाते हैं। मोदी जी अगर आपके पास वाकई 400 आ रही हैं तो आप डंका किस बात का बजा रहे हैं? अरे 400 आ रही, चुप क्यों के बैठो, आराम से बैठो। यानी 400 नहीं आ रही, दाल में कुछ काला है, आपके हाथ से सत्ता खिसकती जा रही है। इसीलिए तो आपने दिल्ली के 6 टिकट काट दिए। जब आपके चुने हुए सांसद थे, यहाँ पर जीते हुए सांसद थे। अभी देखिए कांग्रेस तो मरों को भी ढो रही है, जो हार गए, कुछ भी नहीं है, जमानत, उनको कांग्रेस दोबारा रिपीट कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीते हुए सांसदों का टिकट काट रही है। कहीं ना कहीं तो कोई डर है, कोई खौफ है, कुछ हरासमेंट है कि इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ से सत्ता जो है वो जा सकती है या जा रही है।
मतलब आप कह रहे भाजपा डर में है, मोदी जी डरे हुए हैं, जो 56 इंच का सीना। आपको नहीं लगता? मैं नहीं, मतलब जो बंदा झूठ बोल रहा है कि मुसलमान मंगलसूत्र लेकर भाग जाएगा, मतलब आपका एक मुकद्दस रिश्ता, धागे का रिश्ता नहीं होता मैडम। आपका मोदी जी तो खुद अपनी बीवी के मंगलसूत्र जो भागे फिर रहे हैं पूरे भारत में। तो मंगलसूत्र किसी धागे का नाम नहीं, एक मुकद्दस रिश्ते का नाम है, और जिसको कोई मुसलमान लेके नहीं भाग सकता। पंडित पढ़ाई करके आपको मंत्र के करके उच्चारण करके करा, यानी आप पंडितों पे भी सवाल उठा रहे हैं। आप हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, आप हिंदू धर्म को कह रहे हैं कि भाई तुम शादी करो ना करो, मुसलमान तुम्हारा मंगलसूत्र तुम्हारी बीवी को लेके भाग जाएगा। मंगलसूत्र का मतलब एक बीवी हो गई उसकी। तो मोदी जी ने हिंदू धर्म पर एक सवालिया निशान खड़ा करा है, जो बहुत गलत है। आपको कुछ भी पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन आप उसमें धर्म को बीच में मत लाएं। अच्छा रिजवी जी, अगर बात करें हालात के, लगातार आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही है, आकाश आनंद ने हाल में ही कहा है कि भाजपा जो है वो आतंकवादियों की पार्टी है, बुलडोजर वाली सरकार आतंकवादी सरकार है, और इस पर तुरंत जो है उन पर FIR हो गया है, उनके साथ साथ और भी 36 लोगों पर हुआ है। इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखिए, वो तो बिल्कुल सही है। आप ही देखिए कि जब कोई मुसलमान बात करता है, कोई दलित बात करता है, अपने हक की बात करते हैं, तो हमारे पे UAPA लगा दिया जाता है, हमें आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, हमारे फ्री में वीज़ा काट दिया जाता है कि ये पाकिस्तानी है, ये घुसपैठिया है, इसके तार ईरान से निकलते हैं, इसके तार अलकायदा से निकलते हैं। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग, खुद मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान घुसपैठिया हैं, मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमान बच्चे पैदा करने की मशीन है, राम की मूर्ति उठाकर फिर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अंधा हो जाता है ऐसे मौका, उसको नजर नहीं आता। लेकिन अपोजिशन का कोई बंदा अगर कुछ भी बात बोलता है तो एकदम इलेक्शन कमीशन जो गुफा से बाहर आता है, इसकी अंगड़ाई का नशा सारा चूर चूर जो है वो उतर जाता है और फौरन उन पर कार्रवाई करता है। तो इलेक्शन कमीशन इस वक्त मोदी के और बीजेपी के चौखट पे जो गुलामों वाली कंडीशन मतलब रोल प्ले करा। आप ये देखिए कि मोदी की गारंटी, मोदी का डंका, क्या भाई भारतीय जनता पार्टी कांगे गुफा में चली गई? मतलब यहाँ पर मोदी लीड कर रहा है या हिटलर लीड कर रहा है या भारतीय जनता लीड कर रही है? तो आपने मोदी 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 करना जो शुरू करा, फिर आप ये भी तो कहिए मोदी जी का जुमला 15 लाख का कहाँ गया, मोदी जी की 2 करोड़ की जॉब का जुमला वो कहाँ गया, किसानों की आय दुगनी होगी वो कहाँ गया? जो किसान मर रहा है, जो जवान मर रहा है, जो महिलाएं परेशान है, जिन महिलाओं के मंगलसूत्र लगातार नोचे जा रहे हैं मणिपुर में या उत्तर प्रदेश में, या आप देखिए जंतर मंतर पे मेरी पहलवान बैठी थी, उनके मंगलसूत्र नोचे गए थे। मोदी जी वो तो आपकी, मतलब आपसे अपनी बहनें नहीं समझ रही, और आप एक फालतू में शगुफा छोड़ेगा, मुसलमान तुम्हारा मंगलसूत्र लेकर भाग जाएगा। सवाल है, आपने SP ज्वाइन किया, आप खुद बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान, उनकी विचारधारा को फॉलो करती हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम वो भारत बना रहे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस भारत का सपना देखा था। क्या लगता है आपको वो भारत? मैंने कहा ना कि मोदी जी की बात का और गधे की लात का बिल्कुल भी यकीन मत करें। मोदी जी कह रहे हैं कि हम ऐसा भारत बना रहे हैं। आप भारत बनाने वाले होते कौन है? भारत को भारत की जनता बनाएगी, भारत के लोग बनेंगे। कोई प्रधानमंत्री भारत नहीं बनाता, आप उसको लीड करते हैं 4 साल के लिए, आप वहां पर दिखाते हैं, आप ये तय करते हैं कि दुनिया में हमारा मुल्क किस तरह रिप्रेजेंट करे। और दूसरी बात, आपने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि हम संविधान की बात करें, हम संविधान बचा रहे हैं। आप ही के तो नेता कह रहे हैं कि 400 पार आ जाएगा तो संविधान बदल देंगे, मनुस्मृति ले आएंगे, दलितों को औकात याद दिलाएंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान भगाएंगे। तो वो तो आपको नजर नहीं आता है। तो इस तरीके के माहौल में क्या बताइए, संविधान बदल पाना इतना आसान है क्या? बदला जा सकता है क्या? इतना आसान होता तो 10 साल में इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, संविधान नहीं बदला। ये संविधान है, मोदी जी के घर की कोई खिचड़ी तो है नहीं कि आज बना ली और कल खिला दी। ये संविधान है और बड़ी मुश्किल से लिखा गया, और भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, और इसी संविधान की कसम खा के मोदी जी आप प्रधानमंत्री बने। अगर दम था तो आप 14 में बदलते, 15 में बदलते, 16 में बदलते, 24 आते भी जैसे इलेक्शन आए हम संविधान बदल देंगे, इनके नेता कह रहे हैं हम ये कर देंगे, हम 400 पार लेंगे। सिर्फ ये डरे में संविधान का डर दिखा के ये लोगों को एकजुट कर रहे हैं। किसी से कह रहे हैं हम संविधान बदल देंगे, तो अपोजिशन का फायदा उठा रहे हैं कि मोदी जी आ जाएंगे हमारे पास आ जाओ, मोदी जी आ जाएंगे हमारे पास आ जाओ। डर का माहौल दिखा के वोट गेन किया। अपोजिशन भी डरा रहा है और मोदी जी भी डरा रहे हैं, और जनता को बेवकूफ बना। लेकिन जनता को समझ में आ गया कि हमें किसको वोट देना है। अब जनता किसी पार्टी को वोट नहीं कर रही, जनता अपना कैंडिडेट को वोट करे, वो ये देख रही। अब आप ये देखिए ना, नगीना की सीट देखिए, आप ये देखिए कि चंद्रशेखर भैया ने सिर्फ 1 सीट मांगी थी गठबंधन से, उत्तर प्रदेश से। अखिलेश भैया ने एटीट्यूड में नहीं थी कि नहीं हमारा नगीना, हमारे बका नगीना हम नहीं देंगे, तुम्हारे बका नगीना तो जाओ, नगीना चला गया। चंद्रशेखर नगीना लेके उड़न छू हो चुके है ना गठबंधन ना राहुल गांधी ने दी। अब उस नगीन को लग रहा तो गठबंधन जीतेगा, अब्बा का माल थोड़ी गठबंधन जीतेगा। जनता जो है ना, जनता वोट देती है, गठबंधन वोट नहीं देता। आप बेशक कैंडिडेट डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वोट जनता ही देगी, और जनता ने चंद्रशेखर को चुना। और जिस तरह आप ये देखिए इनके गठबंधन के लोग खुद जा जाके केतली को बटन दबा रहे थे, तो जनता
जाग चुकी जनता को पता कि हमारा नेता अच्छा कौन सा है। आज नहीं कल नहीं, हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर साहब उभरता हुआ सितारा बने। जी, आप आने वाले समय में अगर चुनाव लड़ती हैं तो आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या भरोसा दिलाएंगी, क्या मुद्दे रहेंगे, जरा सा इसके बारे में। देखिए, मेरा सबसे पहले तो शिक्षा का, सफाई का, और जिस तरह एक लड़कियों के ऊपर हरासमेंट हो रहा है वो रहेगा, और जिस तरह लड़कियों की शादी में प्रॉब्लम होती है, सामूहिक शादी जिस तरह होती है ये रहेगा, और एक सुरक्षा का मामला रहेगा, आत्मनिर्भर जो लड़कियों को करा जाता है उस तरह का मामला रहेगा। मतलब एक बिल्कुल समाजी मुद्दों को लेके, समाजी प्रॉब्लम को लेकर हम आगे चलेंगे और काउंसलिंग करेंगे उन घर में जहाँ पर छोटे बच्चों की शादी करी जाती है, और फिर उनके जो घर है, उनकी जिंदगियाँ जो वो हराम होती है, वहाँ पर काउंसलिंग करके उन लोगों के जो घर है उनको महफूज करा जाए। छोटे छोटे लघु उद्योग उन लोगों को भी दिए जाए जो लड़की पढ़ नहीं पा रही, उनको छोटे छोटे रोजगार या मशीनें, किसी को अचार का यूनिट लगवा के दिया, किसी को गरम मसाले का, मतलब इस तरह के हर एक को आत्मनिर्भर करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। बिल्कुल, तो आपने सुना ये बेहद क्रांतिकारी महिला है और खुलकर अपनी बातों को रखती आई हैं शुरू से, और आज एएसपी इन्होंने ज्वाइन किया है और इन्होंने मुद्दे भी बताए कि किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही इन सारी बातों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।